नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। तो आज हम बात करेंगे जुर्म, हैवानियत, अपहरण और साजिश की ऐसी कहानियों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो क्राइम सीन में देखिए कुछ ऐसी ही घटनाएं जो चर्चा में रहीं। मेरठ के एक घर से ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और बहू। हालात कुछ ऐसे बने कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया, लेकिन प्रेमी अंधविश्वासी था। वो चाहता था कि पति के सीने पर पहला बार उसकी मासूका करे, जबकि वो खुद उसकी 2 हथेलियां काटना चाहता था। कत्ल की इस खौफनाक कहानी में एक मुर्दा मां भी है, जिससे पत्नी का प्रेमी भी बात किया करता था। क्राइम सीन में देखिए हैरान कर देने वाली इस घटना को। ड्रम में पति की लाश, अंधविश्वासी प्रेमी, अपनी मुर्दा मां से बातें करता था साहिल। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिली। अब ड्रम काटने के बाद उसके अंदर जमे हुए सीमेंट के टुकड़ों को भी मशीन से काटने का काम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों में से करीब 3 टुकड़ों में बिखरा सौरभ कुमार बाहर निकल आता है। ड्रम में टुकड़ों में बंद होने के पूरे 14 दिन बाद मेरठ के एक घर से ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह जाएगा। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और वो। हालात कुछ ऐसे बने कि पत्नी को प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करना था, लेकिन प्रेमी अंधविश्वासी था। वो चाहता था कि अपने पति के सीने पर पहला बार उसकी माशूका खुद करे, जबकि वो खुद उसकी 2 हथेलियां काटना चाहता था। कत्ल की इस खौफनाक कहानी में एक मुर्दा मां भी है, जिससे पत्नी का प्रेमी बातें भी किया करता था। ये कहानी आपको बेहद हैरान कर देगी। वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। दोनों चीज थी, शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के मेरठ से, जहां एक मोहल्ले में मौजूद एक घर के बाहर भीड़ जमा थी। हर एक की निगाहें उसी घर की तरफ थीं। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस के बाद फॉरेंसिक टीम घर में दाखिल होती है। घर के अंदर से कुछ और तो नहीं, नीले रंग का एक ड्रम बाहर निकाला जाता है। अमूमन इस तरह का ड्रम लोग घर में पानी जमा करने के लिए खरीदते हैं। इसके बाद ड्रम को एक गाड़ी में डाल कर ले जाया जाता है। अब ड्रम मेरठ के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर पहुंच चुका था। ड्रम जरूरत से ज्यादा भारी था, ना ड्रम खुल पा रहा था और ना ही उसे तोड़ा जा सकता था। लिहाजा पुलिस वाले तय करते हैं कि ड्रम को मशीन से काटा जाए। कुछ देर में ही मशीन और मैकेनिक भी मुर्दा घर पहुंच जाते हैं। अब बारी ड्रम को काटने की थी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिल जाती है। दरअसल उस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो जमकर सख्त हो चुका था, बिल्कुल पत्थर की तरह। अब ड्रम काटने के बाद उसके अंदर जमे हुए सीमेंट के टुकड़ों को भी मशीन से काटने का काम शुरू होता है। थोड़ी देर बाद सारे टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों में से करीब 3 टुकड़ों में बिखरा सौरभ कुमार बाहर निकल आता है। ड्रम में टुकड़ों में बंद होने की पूरे 14 दिन बाद जमे हुए सीमेंट और काटे गए ड्रम के बराबर में जमीन पर काली पॉलिथीन में सौरभ कुमार की लाश के 3 टुकड़े रखे थे। फ्रिज, कुकर, बैग के बाद ये सबसे ताजी लाश है जो एक ड्रम ने उगली है।
लेकिन कहानी ऐसी कि आपका दिमाग घूम जाए। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की, लेकिन लव मैरिज के 3 साल बाद उसे फिर से लव हुआ और उसने अपने पहले प्यार और पति के सीने में अपने हाथों से पहला खंजर उतारा। फिर दूसरे प्यार यानी दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर लाश के 3 टुकड़े किए, सर धड़ से अलग कर दिया, दोनों हाथों की हथेली काट ली, फिर आधी लाश बैग में डालकर बेड के नीचे रख दिया। प्रेमी अब अपने घर चला गया था, लेकिन जाते जाते वो सर और दोनों हथेलियां एक दूसरे बैग में रखकर अपने साथ घर ले जाता है। प्रेमी के जाने के बाद इधर प्रेमिका को अब बैग में रखी लाश से डर लगने लगा। नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए तड़के 3 बजे वो भी आधी लाश घर में छोड़कर अपने प्रेमी के घर चली गई। ये जो महिला थी, जो मुस्कान है, ये जो साहिल है, इसके साथ शराब वगैरह भी पीती थी। एक बार इसके लैंडलॉर्ड ने पकड़ लिया था, जो किराए के मकान में जहाँ रहते थे ये लोग। ये बात इसने सौरभ को बता दी थी। सौरभ को ये बात काफी नागवार गुजरी थी कि भाई ये तुम कैसे क्यों होते। उसने आके इसको कन्फ्रंट भी किया था कि तुम क्यों मेरे घर में आते हो। तो उसकी वजह से काफी टेंशन थी इनके बीच में। पति पत्नी और वो, ये कहानी है 3 लोगों की। 29 साल के सौरभ कुमार, 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल के साहिल शुक्ला की। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है, मगर इसके बावजूद सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। सौरभ घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला गया, मगर बाद में पता चलता है कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन की किसी बेकरी में काम करता है। उसकी माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी। कहानी में आया नया ट्विस्ट। इधर सौरभ और मुस्कान को तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसके मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से होती है। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगा था, यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते थे। इत्तेफाक से मकान मालिक उन दोनों के रिश्ते को भांप जाता है। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आता है, तब मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल की सच्चाई बता देता है। इस बीच दोनों के कुछ चैट भी सौरभ की नजर में आ जाते हैं। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा होता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना चाहता था। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला जाता है। अब मुस्कान और साहिल आजाद थे। फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में ये आजादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को 2 साल बाद मेरठ अपने घर लौट रहा था। मुस्कान के बर्थडे पर होना था कत्ल। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। वो उसका बर्थडे मनाने के लिए आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान कर बैठी थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालने का था, मगर ऐसा हो ना सका। 25 फरवरी वाली प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया, मगर मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुट गए थे। मुस्कान की बेटी का एग्जाम चल रहा था। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होने वाले थे। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी माँ के घर भेज दिया और 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल के लिए चुना गया। उस दिन रात को जैसे ही सौरभ अपने कमरे में सोने गया, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेजधार खंजर से वार किया और फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हार गया। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम चुकी थीं। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उसकी प्लानिंग भी पहले से ही मिलकर मुस्कान ने साहिल के साथ कर ली थी। एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा, फिर उन दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए और उस बड़े ड्रम में भर दिए। फिर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर दिया, यानी वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था। इसके बाद वो दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह हुई। लाश वाला ड्रम कमरे में रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल की वादियों में घूमने जा रही थी। 4 मार्च की शाम को ही दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौल घूमने निकल जाते हैं। उस वक्त मुस्कान अपने साथ कुल
84,000 रुपए लेकर निकली थी। 14 दिन बाद जब पैसे खत्म हो गए तो दोनों ने वापस मेरठ आने का फैसला किया। हालांकि एक दूसरी कहानी ये भी है कि पैसा खत्म होने के बाद मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसा निकालना चाहती थी। पैसे निकले नहीं तो उसने अपनी मां को फोन किया। मां ने कहा, जब सौरभ तुम्हारे साथ ही घूमने गया है तो पैसे की क्या जरूरत। इस पर मुस्कान अपनी मां को बताती है कि उसने सौरभ को मार डाला है। तब उसकी मां पहली बार पुलिस को ये सच्चाई बताती है। इसी के बाद 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के इस घर में पहुंच और फिर नीले रंग के इस ड्रम से सौरभ की सच्चाई बाहर आती है। ये तो थी कत्ल की कहानी, पर कत्ल की इस कहानी से कई ज्यादा सनसनीखेज है कत्ल की प्लानिंग और मुस्कान साहिल के इश्क की दास्तान। तो पहले इश्क की कहानी, मुस्कान की बेटी प्ले स्कूल में पढ़ती थी। बेटी को स्कूल लाने ले जाने के दौरान ही मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई थी। सौरभ चूंकि ज्यादातर बाहर रहता था और मुस्कान अकेली, तो जल्द ही दोस्ती प्यार में बदल गई। घर में कोई था नहीं तो दोनों जब तब घर में ही मिल लेते थे। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था, उसकी मां नहीं थी, मगर उसने अपनी मां के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा माँ उससे बात करती है। ये बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल पर एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी माँ बनकर मैसेज करती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है, तू उसके साथ खुश रहेगा। इस वजह से साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा था। शायद माँ वाली बात और अंधविश्वास का ही असर था कि वो खुद मुस्कान से शादी करना चाहता था और इसके लिए वो सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मुस्कान को ये भी कहता था कि सौरभ का वध वही करेगा। मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी के बाद दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही तय कर लिया था कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसे मार डालेंगे और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की कि कत्ल के बाद लाश का क्या करेंगे। आखिर में तय किया गया कि लाश को जमीन में गाड़ दिया जाएगा, पर कैसे ये उन्हें नहीं पता था। इसके बाद अब दोस्तों से पूछताछ करने लगे थे, मगर दूसरी तरह से जब लाश दफनाने वाला आइडिया काम नहीं आया, तब उन्होंने 2 और आइडियाज पर काम किया। पहला, लाश के टुकड़े कर बैग में रखकर कहीं फेंक आएंगे, या फिर उसे ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से उसे बंद कर देंगे। ड्रम वाला आइडिया साहिल का था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का प्लान बनाया। ये बात मुस्कान ने साहिल को बताई। इसी के बाद तय हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला दिया जाएगा और फिर उसे मार दिया जाएगा, मगर उस रात सौरभ ने शराब पी ही नहीं। 25 फरवरी वाला आइडिया यानी पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च तय की गई, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम खत्म होने वाला था और फिर बेटी को मुस्कान ने अपनी मां के घर भेजा। प्लान के मुताबिक मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपए में 2 चाकू खरीद कर लाई थी। दुकानदार को शक न हो इसीलिए कहा कि मुर्गा काटने के लिए चाकू चाहिए। फिर 3 मार्च की रात आई। इस बार शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसी में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तब देर रात मुस्कान ने साहिल को घर में बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान ने किया, क्योंकि सौरभ अंधविश्वासी था और चाहता था कि सौरभ का वध मुस्कान करे। ये साहिल का अंधविश्वास ही था कि उसने कत्ल के बाद सौरभ की दोनों हथेलियां काट ली थी और फिर उसका सिर और हथेलियां अपने साथ बैग में रखकर घर ले गया था। दोनों ने पहले से ये भी तय कर लिया था कि कत्ल के बाद वो शिमला जाएंगे और सबको यही लगेगा मुस्कान और सौरभ एक साथ घूमने गए हैं। कत्ल के बाद सौरभ का फोन भी मुस्कान के पास था। वो सौरभ के फोन से ही उसके भाई बहन को मैसेज करती थी ताकि सभी को ये लगे कि मैसेज सौरभ भेज रहा है। पर किस्मत का खेल कहिए या फिर फरेब, बकौल मेरठ पुलिस मुस्कान सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी, पर वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी और साहिल ये सब कुछ सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए कर रहा था। यानी कहानी का क्लाइमैक्स ऐसा नहीं होता तो क्या पता मुस्कान पार्ट 3 भी बन सकता था। छतरपुर की वह घटना जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। 6 मार्च की शाम लगभग 7 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। मामला टीआई अरविंद कुजूर के सुसाइड का है। कथित प्रेमिका के प्रेम जाल में फंसकर
टीआई ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। अब इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। क्राइम सीन में देखिए प्रेम जाल और टीआई सुसाइड केस की कहानी। टीआई अरविंद कुजूर सुसाइड मामला, कथित प्रेमिका और उसका प्रेमी गिरफ्तार। प्रेमिका की मां ने किया बड़ा खुलासा, सुसाइड मामले ने पकड़ा तूल। छतरपुर सिटी कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर ने 6 मार्च को अपने घर पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, नए नए राज भी खुल रहे हैं। मृतक टीआई अरविंद कुजूर के मामले में पुलिस ने कथित प्रेमिका सहित उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद 1 दिन की पुलिस रिमांड मिली थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों से रिमांड के दौरान पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। पुलिस युवती और उसके साथी पर ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। थाना कोतवाली में पदस्थ पिछले 1 साल से, और बहुत ही दुखद घटना है। एकदम 7 बजे फ़ोन आया कि इस तरह से उन्होंने गोली मारकर सुसाइड किया कि सर्विस ब्लॉक्स के साथ। उनके केयर टेकर हैं साथ में, तो उन्होंने एक नरेश कांस्टेबल उनको फ़ोन किया कि वो अंदर से बोल रहे थे मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। तो जब थाने के लोग यहाँ आए तो अंदर से दरवाज़ा लॉक था, फिर खिड़की में से देखा, फिर लॉक तोड़ा। उसके बाद देखा कि उन्होंने अपने राइट हैंड से अपनी दाईं कनपट्टी में गोली मारी है और फैसिलिटी में भी पहुंचने वाली है। बाकी पूरी घटनास्थल का वीडियोग्राफी करवाई गई है। दरअसल छतरपुर शहर के पॉश कॉलोनी में रहने वाले कोतवाली में पदस्थ टीआई अरविंद कुजूर ने 6 मार्च को करीब शाम 7 बजे फोन पर बात करते वक्त खुद की कनपट्टी पर अपनी रिवॉल्वर से गोली मार ली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पलंग पर खून से लथपथ उनका शव पड़ा मिला। अब मामले में कई रहस्य सामने आने लगे हैं, जिसमें सामने आया कि एबीवीपी की महिला नेता टीआई के संपर्क में थी, जिसे टीआई की प्रेमिका बताया जा रहा है। पुलिस ने सफारी गाड़ी टीआई की कथित प्रेमिका और उसके प्रेमी सोनू राजा बुंदेला को पन्ना जिले से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर लिया और दोनों को रिमांड पर रखा। जांच के दौरान ऐसा सामने आया है कि 2 व्यक्तियों, एक आशी राजा परमार और एक उनका मित्र सोनू राजा, इन दोनों के द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी को संबंधों में फंसाना, उनको ब्लैकमेल करना, उनके झूठा बलात्कार का मामला पंजीबद्ध कराने की धमकी देना, धमकी देकर उनसे सोने के आभूषण वसूलना, उनसे गाड़ियां वसूलना, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा बीएनएस की धारा 108 और 308 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, दोनों को रिमांड पर लिया जाएगा। मैडम, एक बात सामने आई है, उसकी मां जो है उनका कहना है कि टीआई कुजूर हमें स्पेशल टीम में रखे थे और सैलरी भी देते थे, 30 से 50 हज़ार रुपये हर महीने आशी राजा को मिलता था। आज में ऐसा कोई तथ्य नहीं। ऑन कैमरा उन्होंने कहा है, बोले 1 साल तक उन्होंने रखा है, सैलरी भी दी है। हमारी जांच में अभी तक ऐसा कुछ भी तथ्य सामने नहीं है। इस मामले में आरोपी कथित प्रेमिका की मां का बयान भी सामने आया, जिसमें उसने बताया कि उसके घर टीआई का आना जाना रहता था। टीआई उसको 25 से 30 हजार रुपए महीना देते थे और बोलते थे खुफिया पुलिस के तौर पर काम कर रही है। 6 मार्च शाम 6:40 पर सनसनी मच गई। सिटी कोतवाली में पदस्थ थाना प्रभारी अरविंद कुजूर ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली। कनपट्टी पर गोली मारकर अपने ही रूम में खुदकुशी कर ली और रूम को अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही इसकी जानकारी अधिकारियों को लगी, आनंद फानंद में अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कमरा की तस्दीक की। तमाम सोशल मीडिया पर तमाम नाम भी निकल कर आए। उनकी प्रेमिका आशी राजा और सोनू राजा ठाकुर के नाम सामने निकल के आए। पुलिस ने इस मामले में गहराई से तफ्तीश की, कई लोगों से पूछताछ की, कई लोगों को हिरासत में लिया। अन्य तमाम मामले भी कुजूर के सामने निकल कर आए थे, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश की है। हालांकि पुलिस ने जो उसके प्रेमिका है आशी राजा ठाकुर और सोनू राजा ठाकुर को हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया है। आगे की पुलिस तफ्तीश कर रही है। राधेश्याम सोनी, डीएनएन न्यूज, छतरपुर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यह 4 साल के मासूम की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है।
हत्या भी किसी बड़े शख्स ने नहीं बल्कि महज 12 साल की बच्ची ने की। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। सरोल कास्मो आनंद टाउनशिप से 4 साल का मासूम लापता हो जाता है, जिसका शव गड्ढे से बरामद होता है। मासूम का पहले अपहरण किया जाता है, उसके बाद कर दी जाती है हत्या। क्राइम सीन में देखिए 12 साल की बच्ची की जुर्म की कहानी। 4 साल के मासूम की दर्दनाक हत्या, 12 साल की बच्ची ने दिया अंजाम। अपहरण के बाद की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हैरत की बात है कि आरोपी नाबालिग उसे बेर खिलाने के बहाने ले गई थी, जहां उसने बच्चे का गला दबाया, फिर उसके सिर पर पत्थर से हमला किया। इसके बाद पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में बच्चे को सिर के बल उल्टा गाड़ के ऊपर से पत्थर और मिट्टी से भर दिया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। बच्ची ने ऐसा क्यों किया, फिलहाल इसका पता नहीं चला है। बता दें, उत्तर प्रदेश के ललितपुर माहुलेन गांव में रहने वाले 27 वर्षीय राम कुमार वंशकार पेशे से मजदूर है। मजदूर का परिवार ग्वालियर में 2 महीने पहले मजदूरी के लिए आया था। परिवार में पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं। दूसरे नंबर के बच्चे की उम्र लगभग 4 साल है, जिसका नाम देवराज वंशकार है। मंगलवार के दिन राजकुमार और उसकी पत्नी काम करने के लिए कॉस्मो आनंदा गए थे। 4 वर्षीय बच्चा देव वहां पर अपने भाई बहन के साथ खेल रहा था। दोपहर 12 बजे तक देवराज बच्चों के साथ खेलता रहा। इसके बाद पास ही में रहने वाली एक बच्ची के साथ बेर तोड़ने गया था। कुछ देर बाद उसकी मां उसे देखने के लिए आई तो वह लापता था। बच्चे को ना पाकर उसने अपने स्तर पर तलाश की। जब कुछ पता नहीं चला तो पति को सूचना दी। सूचना मिलते ही पति और उसके साथी बच्चे की तलाश में निकल गए, लेकिन उसका पता नहीं चला। बच्चे के लापता होने की सूचना पर बुधवार को सिरौल पुलिस स्पॉट पर पहुंची थी। काफी तलाशने के बाद बच्चा नहीं मिला तो अपहरण का केस दर्ज कर सर्चिंग शुरू कर दी गई। पुलिस को इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में देवराज नाबालिग बच्ची के साथ जाता दिखा। पुलिस ने जब नाबालिग बालिका से बात की तो उसने बच्चे को वहीं वापस छोड़कर जाने की बात कही। बच्ची छोटी थी तो पुलिस को संदेह नहीं हुआ, लेकिन लापता बच्चे की छोटी बहन बार बार कह रही थी कि भैया को वो वापस छोड़कर नहीं गई। ऐसे में पुलिस ने बालिका से फिर से पूछताछ की तो वह टूट गई और उसने पास ही में एक खंडर प्लॉट के पिलर के गड्ढे में देवराज का शव बरामद करा दिया। ये जानकारी मिली कि कल 1 बजे के आसपास जो बालक 4 वर्ष का गुम हुआ था वो एक नाबालिग बच्ची के साथ देखा गया है। तो लगातार उसे पूछताछ की गई, उसका मूवमेंट ट्रैक किया गया, सीसीटीवी कैमरे देखे गए। तो अभी उस बच्ची की निशानदेही पे उसकी जो बालक था उसका शव बरामद हुआ है। सब भी झाड़ियों के पीछे एक एबेंडन्ड प्लॉट है, वहाँ बरामद हुआ है। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल की टीमों ने उसका परीक्षण किया है। ग्वालियर के न्यू सिटी सेंटर में कॉस्मो आनंदा टाउनशिप में निर्माणाधीन भवन और डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। यहाँ 2 महीने पहले राजकुमार वंशकार यूपी के ललितपुर से मजदूरी करने अपने परिवार के साथ आए थे। मजदूर राजकुमार कॉस्मो आनंदा, जहाँ ये पति पत्नी मजदूरी करते हैं, वहाँ उन्होंने एक अस्थायी निवास बना रखा है। मंगलवार को दिन में 12 बजे राजकुमार का दूसरे नंबर का 4 साल का बेटा देवराज खेलते खेलते अचानक से गायब हो गया। परिवार वालों ने बच्चे को काफ़ी देर तक चारों तरफ तलाश किया, लेकिन जब बच्चे का कहीं भी पता नहीं चला तो इसकी सूचना परिवार वालों ने पुलिस को दी। पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कर तुरंत प्रभाव से तलाश शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए 50 पुलिसकर्मियों को बच्चे की तलाश में लगाया गया। कॉस्मो आनंदा की तरफ से जाने वाले सभी रास्तों को बारीकी से चेक किया गया। आसपास के जंगल के साथ साथ रास्ते के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। जब कहीं बच्चे का पता नहीं चला तो पुलिस ने जासूसी डॉग की भी मदद ली, लेकिन वहां भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में बच्चा पास ही रहने वाली एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 12 वर्ष है उसके साथ जाता हुआ दिखाई दिया। यह बच्ची पास ही रहने वाले एक अन्य मजदूर परिवार की है। देवराज के पिता ने भी बताया था कि आखिरी बार मेरा बच्चा इसी बच्ची के साथ खेलता हुआ देखा गया है और वह बच्ची भी हमसे इसी के साथ में बेर तोड़कर खाने की कहकर घर से गई थी। बस पुलिस के इस घटना का क्लू मिल चुका था। पुलिस की महिला अधिकारी ने जब बच्ची से पूछताछ की तो वह बार बार अपने बयान बदल रही थी और नई नई कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह कर रही थी। कम उम्र होने के कारण पुलिस के अधिकारी अभी बच्ची पर ज़्यादा दबाव नहीं बना पा रहे थे, लेकिन जब इस नाबालिग बच्ची पर पुलिस की महिला अधिकारी द्वारा साइकोलॉजिकल दबाव बनाया गया तो उसने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया।
बच्ची की निशानदेही पर 100 मीटर की दूरी पर एक गड्ढे से 4 वर्षीय देवराज का शव पुलिस ने बरामद कर लिया। बच्ची ने पुलिस को बताया कि मैंने ही गला घोंटकर देवराज को मारा है। मैंने बच्चे को मारकर पास ही गड्ढे में डालकर उसके ऊपर पत्थर रख दिए थे। यह सुनकर पुलिस के सभी अधिकारी अचंभित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 12 वर्षीय बच्ची के पास इस बच्चे को मारने का क्या मकसद हो सकता है। पुलिस ने बच्ची को अपनी हिरासत में ले लिया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अभी पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस इस घटना को दूसरे एंगल से भी देख रही है, कहीं बच्ची के साथ इस घटना में कोई और भी शामिल तो नहीं है या फिर बच्ची ने किसी के सहारे पर घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जादू टोना या अंधविश्वास का भी ये मामला हो सकता है। अभी पुलिस को बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है, बच्ची ने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन बच्चे को मारने का मकसद और क्या कारण हो सकता है इसका पता लगाना अभी बाकी है, जो हम जल्दी लगा लेंगे। फिलहाल बच्ची को बालिका सुधार गृह विदिशा भेजा जा चुका है। मैं राजीव त्रिपाठी, DNN ग्वालियर से। हमारा मकसद यह घटनाएं दिखाकर आपको डराना नहीं, सावधान करना है, जिससे कि आप भी ऐसे शातिर बदमाशों, अपराधियों से सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल क्राइम सीन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।